संसद के विशेष सत्र में आज दो विधेयक को पेश किया जाएगा और बताया जा रहा है कि दोनों ही विधेयक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है महिला आरक्षण और दूसरा है परिसीमन। लेकिन इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोना जी, आप भी एक महिला हैं। आप लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम लोगों को महिला आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी शर्तों से आपत्ति है। क्या है ऐसा इसमें? देखिए, मैं तो गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अगर राजनीति में आज यहाँ खड़ी हूँ तो महिला आरक्षण की वजह से खड़ी हूँ। जो राजीव गांधी जी पंचायत राज में लेके आए थे, मैं 3 बार ब्लॉक प्रमुख रही, उसी महिला आरक्षण की वजह से मैं बनी और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं इस का स्वागत करती हूँ महिला आरक्षण बिल का। और मेरी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 2023 में जब ये बिल आया उसका समर्थन किया। विषय ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तो नीयत तब भी नहीं थी कि इस बिल को लागू करें। अगर होती तो जब ये बिल लेकर आए थे तो इन्होंने उसको लागू क्यों नहीं किया? 2024 का चुनाव बीत गया, कई राज्यों में चुनाव बीत गया, उन्होंने इस बिल को नहीं लागू किया। आज जब कई और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ में समाप्त हो गए हैं, कुछ में होने जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, तब आपको डिलिमिटेशन की और महिला आरक्षण की फिर से याद आई। और जो शर्तें हैं इसमें, जिस तरह से इसमें डिलिमिटेशन से का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। डिलिमिटेशन का महिला आरक्षण का जो उस वक़्त की परिस्थिति थी, जो आज की परिस्थिति है, उसमें महिला आरक्षण 33% दे दे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन के साथ ही महिला आरक्षण करना चाह रही? उसके पीछे बड़ी वजह ये है, सबसे पहले जो डिलिमिटेशन एक संवैधानिक स्वरूप है, ये पावर है संविधान की। जो संशोधन ला रहे हैं उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को कमज़ोर करके उसको लेजिस्लेटिव पावर को मजबूत कर दे रहे हैं। कभी भी भविष्य में अगर ये संशोधन आ गया तो कभी भी डिलिमिटेशन कोई भी पार्टी जो सत्ता में होगी वो साधारण मेजॉरिटी के साथ संशोधन कर सकती है। तो आप कहीं ना कहीं अपने संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं और ये देश संविधान से चल रहा है। आज 76 साल से ये देश अगर मजबूत है और सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, सशक्त संविधान है, तो वही संविधान की वजह से ही है। ये लोकतंत्र उसी वजह से चल रहा है। दूसरा, जो डिलिमिटेशन में आपने जो मानक है उसके हिसाब से जहाँ पे जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से सीमांकन होगा पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का। जो राज्य जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा होंगी। जो राज्य जैसे साउथ के राज्य हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, या हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, या सेंट्रल इंडिया के भी कुछ छोटे राज्य हैं जहाँ पे पॉपुलेशन या एरिया कम है, वो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? क्या कम नहीं हो जाएगा? तो ये बड़ा विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है ये किसी तरीके की चालबाजी है? क्योंकि भाजपा तो ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिलाओं का भला नहीं चाहता है, इसलिए उनको गुमराह करने का काम कर रहा है। महिला आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, इससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। देखिए, स्पष्ट अगर ये बात होती तो हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन पार्लियामेंट में क्यों करते? और सबसे पहले उसको लाया कौन था? सोनिया गांधी जी लाई थी पार्लियामेंट में। विरोध किसने किया था? उस वक़्त भाजपा ने किया था। विषय ये नहीं है। आज की तारीख की अगर आप बात करें तो हम इसके समर्थन में हैं। हम महिला आरक्षण चाहते हैं, पर उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को, देश को कमज़ोर करने का और बांटने का प्रयास कर रही है, हम उसके खिलाफ। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाजपा चाहे कुछ भी कर ले। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या वाकई में लग रहा है कि भाजपा जो है वहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए काम कर रही है? क्योंकि बिहार में आपने देखा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद भी लोगों ने विरोध किया कि वो जीत के थोड़ी नहीं आए, वो तो भाजपा ने उनको बनाया है। देखिए, वेस्ट बंगाल में चुनाव ममता बनर्जी के सामने इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है, ये तो स्पष्ट है। जिस तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है, हर चीज़ सामने है। तो जनता बताएगी, पर ये लोकतंत्र है। और वेस्ट बंगाल की जनता जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ, जिस भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो में विश्वास रखते हैं, उसके साथ खड़े हैं। यूपी में परिसीमन और महिला आरक्षण से आपको लगता है भाजपा का फायदा होगा या विपक्ष का नुकसान होगा? देखिए, संविधान कमज़ोर होगा,
आरक्षण डिलिमिटेशन पहले भी हुआ, 2006-7 में भी हुआ, कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी, हमने पारदर्शी तरीके से हुआ डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन करने में नुकसान नहीं है, तो प्रक्रिया है जो अनवरत संवैधानिक रूप से होती रहती है। आप इसको संविधान का जो आज तक की प्रक्रिया थी उससे इसको अलग क्यों करना चाहते हैं? क्या कमी थी? क्या जब इसके पहले भी जो परसीमन हुए हैं, क्या उसमें कभी इस तरह का कोई आंदोलन या इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं हुई कि उस संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा? आज उसको चेंज करने की आवश्यकता कर रही है भाजपा, अभी मंथन करना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी से राय लेनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। इसकी जल्दी क्या है? जब आप नारी वंदन बिल 23 में ले आए और आपने अभी तक नहीं लागू किया कि जल्दबाजी कर रही है, क्या इनका निजी फायदा है? यही कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई ना कोई षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संविधान को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा आघात है ये जिस तरह से उसकी संवैधानिक पावर्स को कम किया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा आघात है। भी कह रहा है कि महिला आरक्षण की बात करती है, महिलाओं की बात करती है। आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया कि उन्होंने श्रमिकों को लेकर एक गलत वीडियो पोस्ट किया था, उसमें पाकिस्तान हैंडल भी लाया गया। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? देखिए, पूरी तरह से सरकार की असफलता थी। ये मामला कोई एक दिन का नहीं था, एक दिन में इस लेवल पे नहीं पहुंचा। सबसे पहले तो बहुत दुखद था जिस तरह से श्रमिक जो रोज़ अपने खून पसीने की कमाई से एक दिन की दिहाड़ी कमाते हैं, उनके साथ जिस तरह से जो घटना हुई, आखिर नुकसान किसका हुआ? उन्हीं श्रमिकों का हुआ। जिस तरह से उनके पहले तो उनको एक्सप्लॉयटेशन उनकी प्राइवेट कंपनी के लोगों ने किया, उसके बाद सरकार की लाठियां भी उन्होंने ही खाई, मुकदमे भी झेले। और सपा ने भड़काया, सबने मिलकर भड़काया। देखिए, भारतीय ये जब भड़काया और जिन संगठनों का नाम आ रहा है, ये तो पहले से यही थे। 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी। कहाँ पे है उनकी एजेंसीज? कहाँ पे उनकी आईबी? कहाँ पे है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज? वो क्यों असफल हो गई? क्या वो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि दंगा भड़के, लाठियाँ चले, गोली चले, लोग मरे? एक आखिरी सवाल ले लीजिए। विकासनगर में कल एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, 2 बच्चों की मौत भी हो गई है, जिंदा जल गए उसमें। आप इसको सिस्टम की नाकामी मानती हैं कि वहाँ पर कैसे आग लगी, कैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुए, इसकी कुछ इस तरह जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट सिटिंग हाईकोर्ट जज के अधीन जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरह की वो एक ऐसा इलाका है जो शहर के बीचों बीच है लगभग, वो बहुत बड़ी घटना हो सकती, इससे भी बड़ी और हो सकती थी आगजनी, पर समय रहते उसको भी नज़रअंदाज किया गया। आखिर उसकी वजह क्या रही? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसकी जांच हो और 25-25 लाख रुपए कंपनसेशन उन सभी परिवारों को दिए जाए जिनका सब कुछ वहाँ पे जल के राख हो गया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।